नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, आप सभी का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा क्या है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या है, इससे आप भली भांति परिचित हैं कि किस आधार किस मुद्दे को लेकर के भारतीय सर्वधर्म पार्टी अस्तित्व में आई। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन यूं ही अचानक नहीं हो गया है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी समाज में एक नया अध्याय लिखने के लिए आई है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी के गठन में आपके इस छोटे भाई संजय सिंह राणा ने 12 वर्ष तक इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के चुनावी हथकंडे, साम दाम दंड भेंट की राजनीति, अपने पराये की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति को भली भांति समझा, देखा और महसूस किया कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसी एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही हो, जनता की दुश्वारियों से किसी का नाता हो, जन समस्याओं को निराकरण करने में किसी की दिली इच्छा हो। और यह सभी राजनीतिक पार्टियां हमें और आपको गुमराह कर एक दूसरी राजनीतिक पार्टी पर दिखावे का कीचड़ उछाल करके हमें दिग्भ्रमित कर, हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, SC ST के नाम पर अनेकों तरह के हथकंडे अपना करके, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू खतरे में है तो कभी मुसलमान खतरे में है, कभी आतंकवादी घटनाओं के नाम पे गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चले आ रहे हैं। और यही पिछले 75 वर्षों से हो रहा है। मेरे साथियों, मैंने कई बार कहा है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, इससे आपके छोटे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समर्थन करिए, लेकिन समर्थन करने का उद्देश्य जो है, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि आप किस टारगेट को लक्ष्य करके उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं, मौजूदा सरकार जो पिछले 9 वर्षों से शासन कर रही, 9.5 वर्षों से शासन कर रही है, वह राम मंदिर के मुद्दे पर आपने राम मंदिर को टारगेट करके आपने सत्तानशी किया और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण भी हो चुका है। अब आप अगर अब भी राम मंदिर के नाम पर ही उनका समर्थन करेंगे तो यह आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि अब हमें अपने टारगेट को बदलना होगा। अब हमें अपने टारगेट को, अभी जो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमारे वर्चस्व की लड़ाई थी, इस मानसिकता से हमें उबरना होगा। हमें हमारा राम मंदिर मिल गया, अब हमें चाहिए क्या जो हमें चाहिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो लाभदायक है, हमारी सरकार वह दे रही है? कदापि नहीं दे रही है। क्योंकि हमारी सरकार ने हमारी और आपकी दुखती नस को पकड़ लिया है कि हमें क्या चाहिए, हम किस नाम पर, किस बात पर ठगे जाएंगे, अपनी भावनाओं में बह करके इनका समर्थन करेंगे। वे इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। इसीलिए मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व रोजगार के मुद्दे पर
आपको जागरूक करने की चेष्टा कर रहा है। शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बना सकता है, उनके जीवन को संवार सकता है। मेरे साथियों, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यह हमें भी एहसास है और आपको भी एहसास है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में आपको कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कैसे स्कूल के द्वारा आपको बेइज्जत भी किया जाता है अगर समय से आप फीस नहीं जमा करते हैं। कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं दी जाती है, कभी टेस्ट नहीं दिया जाता है, टेस्ट निकालने की धमकी दी जाती है, कभी परीक्षा में बैठने से रोका जाता है और आपको इन शिक्षा माफियाओं के आगे सर झुका करके खुद को शर्मिंदा करना पड़ता है। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा इन सभी दर्दों को, इन सभी दुखों को, इन सभी जहालतों को झेला है और आपका यह छोटा भाई चाहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ऐसी समस्याओं को न झेलें। इसलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की वकालत करता है, मुफ्त चिकित्सा की वकालत करता है, मुफ्त न्याय की वकालत करता है और रोज़गार गारंटी की वकालत करता है। अगर आपके पास रोज़गार होगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब आप बेरोजगार होंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य को कैसे संवारेंगे? वो भी ऐसी महंगी होती शिक्षा प्रणाली में, ऐसी महंगी होती चिकित्सा प्रणाली में, ऐसे महंगी होती न्याय प्रणाली में, जहाँ रोजगार के लिए हमारे युवाओं को लाठियाँ खानी पड़ती है। तो ऐसी सरकार का हमें क्या फ़ायदा? हम क्यों अभी भी मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू खतरे में है के नाम पर अपने भविष्य के, भावी पीढ़ी को दांव पर लगा रहे हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। अब उच्च वर्ग अपने सारे सपनों को साकार कर रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार भी किसी प्रकार जोड़ तोड़ करके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन मुहैया करा रहा है, भले उच्च वर्ग के समान न करा पा रहा हो, लेकिन वो लोन लेकर के, शिक्षा ऋण लेकर के किसी न किसी माध्यम से अपने बच्चों को साक्षर बना रहा है। किंतु अफसोस, हमारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार चाह करके भी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में असमर्थ हैं। 12 वर्षों के दौरान मैंने इस बात को प्रमुखता से महसूस किया है। तब जाकर के 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर विधानसभा लखनऊ से और 2019 का लोकसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद मैंने इस भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन किया और इसकी विचारधारा को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी, सबका विकास ही हमारा उद्देश्य की भावना से गठन किया। जहां हम चाहते हैं हमारे हर गांव से हमारे वे युवा हमसे जुड़ें जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी है, किंतु उन्हें योग्य मंच नहीं मिल रहा है। ऐसे युवा भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार ऐसे सभी युवाओं को पूर्ण रूप से सहायता उपलब्ध कराएगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी, उन्हें अपने क्षेत्र में जिताने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे युवाओं को हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार उनका आह्वान करती है, उन्हें जागृत कर कानून का निर्माता बनाने की चेष्टा कर रही है, कानून का निर्माता बनने का आह्वान कर रही है। मेरे साथियों, दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ
सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ नौकरी तक ही खुद को सीमित कर लेंगे तो यह जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हुकूमत को चलाते चले आ रहे हैं और इस राजनीति को समाज सेवा की भावना से निकालकर व्यवसायीकरण की भावना जो बना चुके हैं, इस गंदी राजनीति से हमें निजात नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है कि हमारे देश के युवा अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में आकर अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा दें, क्योंकि यह आप ही कर सकते हैं। आज के ये जो भ्रष्ट राजनेता जो 75 वर्षों से हम पर राज करते चले आ रहे हैं, अगर इनमें ऐसी भावना होती तो हम जापान को पीछे छोड़ चुके होते, क्योंकि हम 47 में आज़ाद हुए और 45 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया, अर्थात जापान पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन उसके बावजूद जापान कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए हमारे देश का विकास तभी संभव होगा जब हमारे देश का युवा राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व को तैयार होगा, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है आज की परिस्थिति में, राजनीति ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को चार चांद लगा सकते हैं। मैं कहता हूं, आप आईएएस बन गए, सच बात है, सरकार आईएएस चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा इजाद किए गए नियम कानूनों से, रास्तों से सुझाए गए सलाहों से ये राजनेता कार्य करते हैं। किंतु जब बात अपने पर आती है तो ये राजनेता आईएएस को अपने पावर का, कुर्सी का दम दिखा करके खामोश करा देते हैं। उदाहरण आपके सामने आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा बैठा है कि किस प्रकार 2019 में राजनाथ सिंह के इशारे पर लखनऊ के जिलाधिकारी ने मेरा नामांकन कैंसिल किया था, और जब मेरे द्वारा आंदोलन किया गया तो रात को 11 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरा नामांकन गलत अवैध तरीके से खारिज किया गया और केंद्रीय चुनाव आयोग ने मेरे नामांकन को वैध किया। तो इस प्रकार आईएएस को दबा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो हम कहते हैं, अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो भी आप स्वच्छंद होकर के कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने देश का भला नहीं कर सकते हैं, अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकते हैं जनहित की भावना को लेकर के, क्योंकि आपके ऊपर कोई होगा। लेकिन जब आप अपने क्षेत्र से विधायक बन करके, सांसद बन करके, मंत्री बन करके, मुख्यमंत्री बन करके, केंद्रीय मंत्री बन करके, प्रधानमंत्री बन करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने क्षेत्र से विधायक बन गए तो विधायक निधि का आप खुल करके अपने क्षेत्र के विकास में लगा सकते हैं। उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, भले सरकार किसी की भी हो, अगर आप किसी की भी सरकार हो, लेकिन आपके जो विधायक निधि है उसे कोई डकार नहीं सकता है, उसे सरकार को आपके निधि में देना ही होगा। मेरे दोस्तों, लगभग 2,45,000 रुपये पर मंथ एक विधायक को सैलरी मिलती है उत्तर प्रदेश में। 2,45,000 रुपये सभी महंगाई भत्ते, मोबाइल चार्ज, HRAD करके 2,45,000 रुपये
यह मामूली रकम नहीं होती है मेरे दोस्तों। और इस रकम पर पीढ़ी दर पीढ़ी यही राजनेता कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, खुद चुनाव लड़ना छोड़ देते हैं तो अपने बेटे को वहाँ से लड़ाते हैं और कहते हैं हम वंशवाद के खिलाफ हैं। तो मेरे साथियों, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली, मैंने आपको आगे की योजना भी बता दी कि अगर आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी के दामन को पकड़ करके अपने क्षेत्र से 2024 में सांसदी की दावेदारी करते हैं तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपको आगे बढ़ करके गले लगा करके आपका सहर्ष स्वागत करेगा और आपको आपके क्षेत्र से विजयी बनाने की पूर्ण चेष्टा करेगा ताकि आप अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकें, अपने आने वाली पीढ़ी को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी का लाभ दिला सकें। इसी और आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का आह्वान करता हूं, आप आएँ और अपने क्षेत्र की आवाज़ अपने संसद में उठाएं, अपनी विधानसभा में उठाएं, अपने विधान परिषद में उठाएं, अपने राज्यसभा संसद में उठाएं, तब जाकर के आपके क्षेत्र का विकास होगा और आपके बच्चों के भविष्य को चार चांद लगेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।